Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about the entitled theme Measurement of Intelligence with special reference to IQ. IQ को जानने से पहले we will directly focus on what is measurement. जैसे कि हम सब जानते हैं, measurement is the quantification of attributes of an object or event. किसी भी ऑब्जेक्ट के जब हम attributes quantify करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं measurement. Quantification means to count or give a numerical value. जब भी हम assign करते हैं numerical values किसी भी चीज़ को ताकि हम उसे मेजर कर सके. मेजरमेंट का जो नेचर है दैट इज कंपैरेटिव. वी आर मेकिंग द कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू थिंग्स इन ऑर्डर टू नो हाउ मच वन थिंग इज बिगर और स्मॉलर देन द अदर थिंग. यानी कि हम कंपैरिजन में दो चीज़ों के दरमियान ये देखते हैं एक चीज़ कितना बड़ा या कितना छोटा दूसरे चीज़ से है. तो इस प्रोसेस या इस मैकेनिज्म को हम कह सकते हैं मेजरमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स. वन मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल मेजरमेंट एंड सेकंड मेजरमेंट इज नोन एज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फिजिकल मेजरमेंट एंड हाउ physical measurement is different from the psychological measurement? Dear students, we will give the detailed account of both the measurements. Number 1, physical measurement. Physical measurement is a direct measurement often used to determine physical characteristics such as height, weight and volume. फिजिकल मेजरमेंट बेसिकली वो मेजरमेंट है विच हेल्प्स अस टू मेजर द फिजिकल एट्रीब्यूट्स. फॉर एग्जांपल हाइट, वेट एंड वॉल्यूम. अगर हमें किसी चीज़ का वेट जानना है या हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ चेक करनी है, दैट कम्स इन द फिजिकल मेजरमेंट और इसे हम डायरेक्ट मेजरमेंट भी कहते हैं. Direct measurement simply means that type of measurement where we can easily check the shape, size and weight of any object or thing. तमाम जो characteristics होते हैं वो visible होते हैं which contains the dimensions and are apparent. तो इस type of measurement को हम कहते हैं physical measurement. Dear students, we have different tools and techniques by which physical measurement is possible. For example, meter, liter and kilogram. अगर हम मीटर की बात करेंगे, मीटर helps us to measure the length and breadth. जब भी हमें मापना है कोई चीज़ तो हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं या हम दूसरे मायने में कह सकते हैं इंच टेप का. चाहे हमें एक दरख्त की हाइट को मापना है या एक दरख्त की विड्थ और ब्रेड्थ निकालनी है या किसी प्लेस की विड्थ और ब्रेड्थ निकालनी है तो हम मीटर या इंच टेप का इस्तेमाल करते हैं. एंड सेकंड इज लीटर. लीटर आल्सो फॉलोज इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल मेजरमेंट. लीटर से हम उमूमन किसी लिक्विड का वॉल्यूम चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम मिल्कमैन के पास जाते हैं तो हम दूध उससे लेते हैं लीटर्स में. या अपार्ट फ्रॉम द मिल्क, चाहे हम बाज़ार से ऑयल खरीदेंगे या वाटर खरीदेंगे या कोई जूस खरीदेंगे, वो हम लीटर के ज़रिए खरीदते हैं. देयर इज़ थर्ड यूनिट विच हेल्प्स अस टू मेक द फिजिकल मेजरमेंट, दैट इज़ किलोग्राम. किलोग्राम हेल्प्स अस टू मेक द मेजरमेंट ऑफ वेट. अगर हमें एनिमल का वेट चेक करना है तो किलोग्राम से करते हैं.
जब हम सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं तो सब्जियों को भी हम केजीज में खरीदते हैं। किसी भी चीज़ का वेट हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ किलोग्राम। सो दिस ऑल इज कॉल्ड द फिजिकल मेजरमेंट। नटशल में कह सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट बेसिकली डायरेक्ट मेजरमेंट होती है। हम तमाम एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली चेक और मेजर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल मेजरमेंट देयर इज द सेकंड टाइप ऑफ मेजरमेंट। दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। नाउ हाउ physical measurement is different from the psychological measurement. Dear student, psychological measurement help us to measure the psychological attributes such as personality, intelligence, emotional functioning, etc. यानी कि ये वो मेजरमेंट है जिससे हम एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, एनी पर्सनैलिटी trait. So this comes in the domain of psychological measurement. Psychological measurement जो है इसे हम indirect measurement भी कहते हैं। Why psychological measurement is called the indirect measurement? क्योंकि human behavior is basically abstract in nature. एक organism का behavior हम directly observe नहीं कर सकते हैं, assess नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी बिहेवियरल ट्रेट को जानने के लिए, मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए वी हैव टू इनडायरेक्टली मेजर द ऑल द एट्रीब्यूट्स और टोटल ह्यूमन बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली। सो दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट्स ने बहुत से टेस्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप किए हैं। With the help of those tools and techniques, we can make the assessment of psychological attributes. For example, we have IQ tests, personality tests, and other tests which helps us to make the measurement of various psychological attributes. Alfred Binet is considered the father of intelligence tests, as he developed his first test in Paris at the beginning of the 20th century. Dear students, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, who is being considered the father of intelligence tests? Father of intelligence tests अल्फ्रेड बिनेट को कहते हैं, जिसने पेरिस में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया 20th century में। The moment came in the year 1903 when the school authorities in Paris were faced with the problems of certain students repeatedly failing to achieve the expected level of performance in the examination. No medical reason or any other environmental factor was found associated with this. In order to investigate the basic reason of the educational authorities wanted Binet Simon to study the situation. Dear student, school authorities को पेरिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस वेरी हो जाती थी एक दूसरे से। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फेल हो जाते थे और ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो फर्स्ट पोजीशन में पास हो जाते थे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो डिस्टिंक्शन होल्डर्स बनते थे और कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता था जो प्रमोट पास हो जाता था। तो सब इन्वायरमेंट कंट्रोल करने के बावजूद भी और स्टूडेंट्स का हेल्थ स्टेटस चेक करने के बावजूद भी फिर भी रिजल्ट्स वेरी हो जाते थे। स्टूडेंट्स कुछ फेल हो जाते थे, कुछ फर्स्ट पोजीशन में पास हो जाते थे, कुछ नॉर्मल ग्रेड अचीव करते थे। सो इट बिकेम द क्वेश्चन फॉर देम कि आखिर क्या वजह है कि एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेरी फ्रॉम वन अनदर। डियर स्टूडेंट, सिमन और बिनेट ने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स डिजाइन की और जो प्रॉब्लम्स थी वो सिंपल एडिशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन हर कोई बच्चा सिंपल एडिशन को भी नहीं कर पाता था। ऐसे भी बच्चे पाए गए जो उन सिंपल एडिशन प्रॉब्लम्स को आराम के साथ करते थे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो सिंपल एडिशन को नहीं कर पाते थे। तो फाइनली
सिमन एंड बिनेट रीचेड टू द कंक्लूजन कि जो इंडिविजुअल है वो वेरी करता है मेंटल एज से। इट मीन्स चिल्ड्रन इज वेरी इन टर्म्स ऑफ मेंटल एज। तो यहाँ पर मेंटल एज का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। Dear students, after the death of the Binet, new German psychologist, namely William Stern, who have introduced the concept of IQ, intelligence quotient, in 1912. Dear students, इस तरह से विलियम स्टर्न ने IQ का फार्मूला दिया। IQ is equal to mental age divided by chronological age. IQ simply refers to mental age divided by the chronological age of an individual. Now we will discuss one by one what is mental age and how mental age is different from the chronological age. Mental age is the ability of an individual which is received with the help of psychological tests. For example, if a child of 8 years old is able to solve the problems or perform the task meant for children of age group of 10 years, then his or her mental age is 10 years. Dear students, mental age is basically mental maturity or mental ability of an individual which is received with the help of psychological tests. For example, अगर हमने एक टेस्ट डिज़ाइन किया 10 साल के बच्चे के लिए, अगर उसी टेस्ट को 5 साल का बच्चा कर पाता है तो हम कह सकते हैं 5 साल के बच्चे की मेंटल एज 10 साल की है। अगर कोई टेस्ट हमने 8 साल के बच्चे के लिए डिज़ाइन किया है लेकिन उस टेस्ट को 4 साल का बच्चा कर पाता है तो हम कह सकते हैं 4 साल के बच्चे की मेंटल एज जो है वो 8 साल की है। तो इस तरीके से हम नटशल में कह सकते हैं मेंटल एज वो एज है जो डिस्क्राइब करती है एक इंडिविजुअल की मेंटल मैच्योरिटी को, यानी कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग को, जो उमूमन हम हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम द मेंटल एज देयर इज अनदर एज that is known as chronological age. Dear students, chronological age is the age which is received from the date of birth of a child or individual. जो age हम date of birth से हासिल करते हैं उसे हम कहते हैं chronological age. For example, if a child is born on 4th of February 1994, his or her chronological age will be 10 years on 4th of February 2004. In order to reduce the fractional value or decimal, the IQ ratio was further multiplied by the number 100 by Lewis Terman in 1916. The final formula of IQ is equal to mental age divided by chronological age multiplied by 100. यानी कि IQ के फार्मूला को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए एक और साइकोलॉजिस्ट ने 100 मल्टीप्लाई इसके साथ किया। हिज नेम इज लिविस टर्मैन। और लिविस टर्मैन ने IQ का फार्मूला कब दिया? इन 1916। हियर क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि IQ फार्मूला मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ये फार्मूला विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया। लेकिन इसी फार्मूला के साथ जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो इस फार्मूला को इलाबोरेट किसने किया? इसे किया लिविस टर्मैन ने इन 1916। व्हाट वाज द रीज़न टू इनकॉर्पोरेट द मल्टीप्लाई 100? मल्टीप्लाई 100 करने का बेसिक रीज़न ये था ताकि जो हमें फ्रैक्शनल पॉइंट है ये हम रिड्यूस करेंगे, इसे हम एलिमिनेट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल फोकस ऑन 3 केसेस। किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल का या एक बच्चे का IQ निकाल सकते हैं। नंबर 1, व्हेन मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज, एट दैट टाइम IQ
विल बी इक्वल टू 100। जब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर होगी तो उस वक्त बच्चे का IQ 100 होगा। नंबर सेकंड, अगर मेंटल एज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द क्रोनोलॉजिकल एज से तो IQ भी ज्यादा होगा 100 से। नंबर थर्ड, इफ मेंटल एज इज लेस देन द क्रोनोलॉजिकल एज, अगर मेंटल एज कम होगी क्रोनोलॉजिकल एज से तो IQ भी कम होगा 100 से। नाउ एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से हम मैथमेटिकली IQ को निकाल सकते हैं। सो केस नंबर 1, मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, इट मीन्स IQ इज इक्वल टू 100। फॉर एग्जाम्पल, if a mental age of 10 years old child is 10, calculate his or her IQ। अगर मेंटल एज 10 साल के बच्चे की है 10 years तो उसका IQ कितना हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, IQ का फार्मूला हमें यूज करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं IQ का फार्मूला है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज कितनी है बच्चे की 10 years और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है उसकी 10 years। तो हम कह सकते हैं IQ इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमें IQ निकलता है 100। तो हम केस नंबर 1 में कह सकते हैं IQ ऑफ द चाइल्ड इज 100। नाउ केस नंबर 2, मेंटल एज इज ग्रेटर देन द क्रोनोलॉजिकल एज, तो IQ भी ग्रेटर देन 100 होगा। अगर मेंटल एज ज्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से तो उस वक्त IQ भी ग्रेटर होगा 100 से। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मेंटल एज ऑफ 10 years old child is 12, कैलकुलेट हिज और हर IQ। जैसे कि हम सब जानते हैं once again we have to use the IQ formula। IQ formula stands for mental age divided by the chronological age multiplied by 100। Dear students, mental age कितनी है 12 साल की है और chronological age बच्चे की कितनी है 10 साल की है, तो हम कह सकते हैं 12 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो IQ निकलता है 120। तो हम कह सकते हैं जो बच्चा है वो ब्राइट है, उसकी अचीवमेंट भी ज़्यादा होगी नॉर्मल बच्चे से, क्योंकि उसका IQ 120 है यानी कि अबो 100 और नॉर्मल बच्चे का IQ 100 होता है। जो कॉम्पिटेंसी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी एक ब्राइट चाइल्ड में होती है वो नॉर्मल चाइल्ड में उतनी नहीं होती है। नाउ केस नंबर 3, मेंटल एज इज लेस देन द क्रोनोलॉजिकल एज, तो IQ भी लेस देन 100 होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब मेंटल एज कम होगी क्रोनोलॉजिकल एज से तो IQ भी लेस देन 100 होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मेंटल एज ऑफ 5 years old child is 4 years, कैलकुलेट हिज और हर IQ। गिवन क्या है, मेंटल एज 4 साल की है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 5 साल की है, तो हम फार्मूला को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 एंड वी नो दैट IQ मेंटल एज इज 4 years डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इज 5 years मल्टीप्लाइड बाई 100, तो IQ निकलता है 80, यानी कि अब IQ 100 से नीचे निकल गया, तो हम कह सकते हैं चाइल्ड जो है वो बैकवर्ड या डल है। उस बच्चे की मेंटल मैच्योरिटी नॉर्मल बच्चे से कम है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उतनी नहीं हो सकती है जितनी कि एक नॉर्मल बच्चे में होती है। इस तरीके से हमने 3 केसेस को सॉल्व किया है। Dear students, we will discuss on intelligence quotient classification and distribution. The Russian mathematician Karl Gauss has classified the individuals on the basis of IQ. तो किस तरीके से IQ के बुनियाद पे हम इंडिविजुअल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। How the individuals vary from each other on the basis of IQ. So Karl Gauss was basically the Russian mathematician who has given the normal probability curve. तो उस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के जरिए हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के IQ के बारे में जान सकते हैं।
Dear students, जिन बच्चों का IQ 0 to 20 होता है, we call them idiots. और जिन बच्चों का IQ 20 to 50 होता है, we call them imbeciles. और जिन बच्चों का IQ 50 to 70 होता है, we call them maroons. तो तीनों कैटेगरीज को मिला के हम कहते हैं MR चिल्ड्रन. I mean to say you mentally retarded children. टेक्निकली हमें जब मेंटल रिटार्डेशन डिफाइन करनी है, we define mentally retarded children are those children who possesses IQ either 70 or less than 70. यानी कि जब बच्चों का IQ 70 के बराबर होता है या 70 से बिलो होता है, हम उन बच्चों को मेंटली रिटार्डेड बच्चे कहते हैं. इसीलिए मेंटली रिटार्डेड बच्चों की लर्निंग जो होती है वो बहुत स्लो होती है. वो कभी कभार सिंपल टास्क्स को भी नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इडियट बच्चों की बात करेंगे, इडियट चिल्ड्रन आर कॉल्ड द बेड बाउंडेड चिल्ड्रन. दे नीडेड द कंप्लीट हॉस्पिटलाइजेशन. वो सिंपल टास्क्स को भी नहीं कर पाते हैं. उन्हें कोई भी टास्क करने में बहुत सी दिक्कत आती है क्योंकि इडियट्स का IQ रेंज 0 to 20 होता है. जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों में से टॉप कैटेगरी है वो मारून्स है. मारून्स भी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका IQ इन बिटवीन 50 to 70 होता है. तो इतने कम IQ पे वो यानी कि कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस और अचीवमेंट ज़्यादा नहीं होती है. Now, apart from the mentally retarded children, when the children possesses the IQ in between the 70 to 80 range, तो हम उन्हें कहते हैं borderline children. इन्हें हम borderline children इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शेयर करते हैं बॉर्डर mentally retarded children के साथ. ये क्लोज होते हैं mentally retarded children के साथ. Dear students, जिन बच्चों का IQ 80 to 90 होता है उन्हें हम बैकवर्ड चिल्ड्रंस कहते हैं. तो बैकवर्ड चिल्ड्रंस, बॉर्डरलाइन चिल्ड्रंस या तमाम कैटेगरीज ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इनका IQ 100 से बिलो होता है. तो लर्निंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इनकी बहुत कम होती है. ये लेजी और लेथार्जिक होते हैं. चाहे आप बैकवर्ड बच्चे की बात कर लो, बॉर्डरलाइन की बात कर लो या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस की बात कर लो. और जिन बच्चों का IQ 90 to 100 होता है, वी कॉल देम एवरेजन. यानी कि नॉर्मल बच्चों का IQ 90 to 100 के दरमियान होता है. ना ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं लर्निंग में, ना कम कॉम्पिटेंट होते हैं. इनकी परफॉर्मेंस एवरेजन रहती है. और जिन बच्चों का IQ 100 to 110 होता है, वी कॉल देम सुपीरियर. और जिन बच्चों का IQ 110 to 120 होता है, वी कॉल देम वेरी सुपीरियर. और जिन बच्चों का IQ 120 to 142 होता है या 140 से भी एबो होता है, वी कॉल देम जीनियस और गिफ्टेड. इस तरीके से हम बच्चों को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ IQ. जितना IQ ज़्यादा होगा उतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है, उतनी मेंटल मैच्योरिटी भी ज़्यादा होती है, उतनी पेस ऑफ लर्निंग भी उन बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है. इसीलिए गिफ्टेड चिल्ड्रन और जीनियस चिल्ड्रन जो होते हैं वो अधिकतर बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल और एवरेजन चिल्ड्रन. क्योंकि नॉर्मल चिल्ड्रन से ज़्यादा IQ जीनियस या गिफ्टेड चिल्ड्रन में पाया जाता है. वो स्मूथली एक्यूरेटली अपनी टास्क्स को परफॉर्म करते हैं. एज वी नो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सिंपली मीन्स द एबिलिटी इन विच एन इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंटली trying to find the solution of the problem without the support of others. ये अपने बलबूते पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि इनका IQ रेंज हाई होता है. इसीलिए ये टास्क्स को क्विकली और एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं. Dear students, this was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss significance of measuring IQ. IQ क्यों हम मेजर करते हैं, इसकी क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है. In next lecture, we will discuss the same issue or the same
objective. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.